हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैंड। माई सेल्फ पूजा। बॉटनी में हम पढ़ रहे थे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे। ठंड थोड़ी कम हुई है तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो हम बॉटनी में पढ़ रहे थे। हमने जो है कि डिफरेंट ब्रांचेस थे जो बॉटनी के, उसके बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। अब हम बात करेंगे जो कुछ भी देखिए, जितने भी रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बॉटनी में वर्क किया है। मतलब डिफरेंट जितने भी पार्ट्स हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जितने भी ब्रांचेज हैं बॉटनी के, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है। लेकिन कुछ इमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बॉटनी पढ़ने के लिए। तो उन कुछ साइंटिस्ट के बारे में इस बुक में दिया है, तो उन्हीं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया था बॉटनी के लिए। ठीक है, बॉटनी में इनका कार्य क्या रहा है, कैसे इन्होंने योगदान दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एस.आर. कश्यप की। ठीक है, अब एस.आर. कश्यप की अगर हम बात करें तो इनका जो वर्किंग पीरियड रहा है वो 1882 टू 1934 रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें हम ब्रायोफाइटा का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती थी कि वो ये थी कि मैं क्या करती हूँ कि जो बुक है वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी उसकी है नहीं, तो मैं बुक का पिक्चर लेके उसमें एडिटिंग करके उसको सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये। और बुक मुझे कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो जब तक बुक मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रही है तब तक मैं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आई होप एडिटिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ रहेंगी। ठीक है, क्योंकि कितनी भी कोशिश मैं करूँ एडिटिंग को फुल मतलब सही करने में, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर वर्क कर रही हूँ और आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे आई होप। तो आप इसके लिए माइंड मत करिएगा, और जो मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कहीं भी कोई गलती ना रहे, हर जगह मैं सही कर दूं उसको। लेकिन अगर कहीं कोई गलती रहती है तो सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक मुझे ये बुक अवेलेबल नहीं हो जाती इसकी सॉफ्ट कॉपी, तब तक केवल ये प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मुझे बुक मिलती है मैं उससे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे जो है कि एक कमेंट भी आया था कि मुझे इंग्लिश की बुक लेनी चाहिए पढ़ाने के लिए। तो यस, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फुली इंग्लिश में पढ़ाऊँ, उसकी बुक लूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है, और मैं चाहती हूँ कि जो है कि जितना ही ये नॉलेज जो है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिले, क्योंकि उनको हिंदी से कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप जितना मैं समझ पा रही हूँ इंटर के बच्चों के लिए। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश से दिक्कत होती है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बट इन फ्यूचर जैसे ही ये कोर्सेज रन करने लगेंगे, मैं जो इसकी इंग्लिश की जो है कि बुक है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो अभी आप इससे काम चलाइए, क्योंकि मेरे पास ना तो हिंदी की और ना ही इंग्लिश की, दोनों की ही बुक मुझे सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। और तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा जब तक हमें सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं हो जाती है। तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सॉफ्ट कॉपी उसकी मिल जाए, ताकि मैं आप सबको एटलीस्ट पीडीएफ तो अवेलेबल करा ही सकूँगी। ठीक है, तो जब मुझे मिल जाएगा तब तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पीडीएफ मिले, और मैं आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, और आई होप और जो कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको फुली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। तो हम बात कर रहे थे एस.आर. कश्यप की। ये बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रायोफाइटा पे बहुत ही अच्छे से काम किया और ब्रायोफाइटा की बहुत सारी नॉलेज हमको दी। तो दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इंडियन ब्रायोफाइट्स हम कहते हैं, नॉट अ वर्ल्ड लेवल। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कि ब्रायोफाइटा का पिता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, पंजाब में हुआ है 1882 में। ठीक है, तो
और उन्होंने क्या किया, पंजाब में ही इन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त की। फिर ये कहाँ चले गए, ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए ये चले गए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा के उपरांत राजकीय कॉलेज लाहौर में अध्यापन शुरू किया। दैट मीन्स कि इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने ये टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, लाहौर में, जो अभी जो है कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, वो वहाँ के राजकीय कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये क्या बने थे, ये इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी। ये इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब पता होना चाहिए कि इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी क्या है। तो इसके ये प्रथम सचिव बने थे। क्या बने थे, प्रथम सचिव बने थे। तो इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के प्रथम सचिव की जब हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि वो कौन थे, वो थे एसआर कश्यप। और इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आगे इन्होंने कई सारी चीज़ें उन्होंने गेन करी, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1932 में क्या हुआ, ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति रहे। ठीक है, यद्यपि उन्होंने टेरिडोफाइटा पर भी कार्य किया। देखिए, अब ये इतने इमिनेंट साइंटिस्ट हैं कि इन्होंने ब्रायोफाइटा पे तो काम किया ही है, इन्होंने टेरिडोफाइटा पे भी काम किया है। बट क्योंकि ब्रायोफाइटा पे इन्होंने विशेष रूप से इनका स्पेशलाइजेशन रहा है, दैट्स वाई हम उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइजिस्ट। ठीक, ब्रायोफाइट्स। तो उनकी 2 पुस्तकें थी। अब वो पुस्तकों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स पार्ट 1। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1929 में, एसआर कश्यप। और इसका ही सेकेंड पार्ट आया था जिसमें जो कश्यप और चोपड़ा 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये बुक लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आपको ये भी याद रखना है कि पार्ट 2 में 2 साइंटिस्ट ने काम किया है, कश्यप एंड चोपड़ा ने। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या था, अब हम इसकी बात करेंगे। उन्होंने ब्रायोफाइटा के कुछ नए वंश की खोज की थी, बहुत सी नई स्पीसीजों की खोज की थी। ठीक है, तो संसार के ब्रायोलॉजिस्ट में उनकी थियरी ऑफ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन लिवर वर्ड्स यानी कि मार्केंसियल्स की बहुत ज़्यादा मान्यता है। मतलब बहुत वर्ल्ड लेवल पे इसको जो है कि स्वीकारा जाता है कि इनकी जो थियरी है रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की, वो किस पे थी, लिवर वर्ड्स यानी कि मार्केंशिया पे थी। मार्केंशिया एक प्रकार का जो है कि ब्रायोफाइटा है। ये बहुत ही जो है कि इमिनेंट काम है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत इमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्रायोफाइटा पे काम किया और उन्होंने हमको ये थियरी दी, इस थियरी पर उन्होंने काम किया। तो जो एसआर कश्यप हैं, अब आप इसको समझ गए हैं कि मतलब कौन है एसआर कश्यप, कौन है। ठीक है, हु इज़ एसआर कश्यप, तो आप जान सकते हैं, आपको अब ये पता हो जाना चाहिए कि वो एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पर भी काम किया था। बट हम उनको जानते किस लिए, हम उनको इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रायोफाइटा पे बहुत ब्रॉड लेवल पे स्टडी की थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जीनस के बारे में बताया था, बहुत सारी स्पीसीज की इन्होंने खोज की थी। ओके, अब हम सेकेंड साइंटिस्ट की बात करते हैं, बीरबल साहिनी। ठीक है, अब इनका क्या है, इन्होंने 1891 से या फिर 1949 से हम कह सकते हैं इनकी लाइफ रही है, लाइफ साइकिल, और इन्हीं लाइफ साइकिल में उन्होंने अपना काम किया है। अब इन्होंने क्या काम किया है इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीरबल साहनी जो है कि पैलियोबॉटनी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे, पैलियोबॉटनी से। अब पैलियोबॉटनी क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, आई थिंक जब मैं ब्रांचेस के बारे में बता रही थी तब मैंने बताया था जीवाश्म के बारे में आपको। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है बॉडी का, जो कोई भी इंडिविजुअल है उसकी डेथ होने के बाद वो पहाड़ों में या पत्थरों में जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट पाया जा रहा है उसी को हम कहते हैं जीवाश्म। तो इन्होंने जीवाश्म विज्ञान के ये जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ से रिलेटेड है, पंजाब से। आपको मैंने बताया एसआर कश्यप भी पंजाब से रिलेटेड थे और ये भी कहाँ से रिलेटेड है, पंजाब से। तो कई सारे बॉटनिस्ट हैं जो पंजाब से रिलेट करते हैं, इसमें आपके बीरबल साहनी और एसआर कश्यप दोनों ही आते हैं। तो एसआर कश्यप ने किस पे काम किया था, जीवाश्म। अब वो कौन से जीवाश्म थे, इन्होंने वनस्पति के जीवाश्म पर काम किया था। ये इसके क्या थे, विशेषज्ञ थे, स्पेशलाइजेशन था उनका इसमें। ठीक है, और उन्हें इस वजह से क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। पैलियोबॉटनी, ठीक है, नॉट अ पैलियोजूलॉजिस्ट। ठीक है, पैलियोबॉटनी कहा जाता है। ओके,
अब हम बात करते हैं जुरासिक युग के अनावृत बीजी यानी कि जुरासिक युग के जो जिम्नोस्पर्म थे उनकी एक क्लास पेंटोजाइली से संबंधित खोजों पर इनका विशेष योगदान रहा है। ठीक है, किससे रिलेटेड थे ये रिलेटेड थे पैलियोबॉटनी से। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जिम्नोस्पर्म की एक क्लास थी, एक वर्ग था पेंटोजाइली, जिस पे इन्होंने काम किया था। इनकी जो खोज थी उसी पे स्पेशलाइज्ड थी। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, तब जाके इन्होंने क्या किया, बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो कि लखनऊ में है, 1946 में इसकी स्थापना की। ठीक है, इनके विशेष प्रयत्नों से। ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसको बहुत ही मान्यता प्राप्त है, किसमें, विश्व भर में भी। ठीक है, पैलियोबॉटनी। ठीक है, पैलियोबॉटनी आप किससे रिलेट करेंगे, वनस्पति जीवाश्म, यानी कि वो जीवाश्म जो वनस्पति से रिलेटेड है उस पे इन्होंने काम किया था। वनस्पति मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पेड़ पौधों से रिलेटेड थे। तो इन्होंने अपना काम भी किस पे किया था, जिम्नोस्पर्म पे किया था, जो कि एक क्लास है, जिसकी एक क्लास है पेंटोजाइली, उस पर इन्होंने अपना काम किया था। अब हम बात करें तो इन्होंने इस संस्थान में संसार के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक आकर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो पैलियोबॉटनी का जो इंस्टीट्यूट है बीरबल साहिनी का, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, लखनऊ में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लखनऊ में जो पैलियोबॉटनी की जो इंस्टीट्यूट है वो किसके नाम पर है, बीरबल साहिनी के नाम पर है। आपको ये भी समझ आ गया है कि इनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट क्यों है, क्योंकि इनके विशेष प्रयत्नों से ही इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब बनाया गया था, 1946 में। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि जो बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी है वो कहाँ पे है, वो है लखनऊ में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1946 में। किसके द्वारा की गई थी, बीरबल साहिनी। ठीक है, तो 1946 में इनके प्रयत्नों से ही ये चीज़ हो पाई थी। अब 1946 में ही कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था, पैलियोबॉटनिकल सोसाइटी की भी स्थापना भारत में की गई थी। ठीक है, भारत में भी की गई थी। अब ये क्या करते थे, ये लखनऊ से ही पैलियोबॉटनिस्ट नाम का एक जर्नल भी छापा करते थे, यानी कि एक जर्नल भी ये छापा करते थे जो लखनऊ से ही ये करते थे। ठीक है, तो 1949 में प्रोफेसर साहनी की डेथ हो गई। कब हुई, 1949 में। तो जब आपसे कोई पूछेगा या फिर आपकी एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे कि हु इज़ जो है कि बीरबल साहिनी, तो या फिर मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि बीरबल साहिनी कौन थे। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें पता हो गई हैं कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। ठीक है, कि वो किससे रिलेटेड थे, कौन थे, क्या उनका काम था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। देखिए, इस पे जो है 1 नंबर के ही क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर ऐसे होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है, आपको ये पता होना चाहिए कि बीरबल साहनी कौन थे, या फिर जो लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम उनके ही नाम पर क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केसी मेहता की। तो केसी जो है कि मेहता जो है, उनका जो है कि जीवन का जो लाइफ पीरियड रहा है वो 1892 से 1950 तक रहा है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, अमृतसर में। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने 3 साइंटिस्ट की बात करी है और तीनों ही पंजाब से ही रिलेटेड हैं। कहाँ से, पंजाब से। तो 1892 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, वे पादप रोग विज्ञान के विशेषज्ञ थे, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये रोगों के विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी की। तो ये क्या रहे हैं, इनका स्पेशलाइजेशन रहा है प्लांट पैथोलॉजी से। तो भारत में इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने काम किया था गेहूं के काले कीट के, यानी कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं में देखिए, गेहूं में या फिर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे ह्यूमन बीइंग को डिजीज़ होती है, ठीक उसी प्रकार जो व्हीट होता है या फिर जितने भी अनाज होते हैं, चाहे वो हम बात करें गेहूं की या फिर चावल की या फिर चने की दाल की, तो उन सब में भी कुछ ना कुछ रोग लगते हैं। तो इनका जो काम था वो व्हीट पे था, यानी कि गेहूँ पे था। उन्होंने क्या काम किया था, काले कीट जो होते हैं यानी कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है, उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने मैदानों में फलने संबंधित खोजों के लिए वे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये गेहूं का जो पौधा होता है उसमें जो ब्लैक रस्ट की जो रोग होता है या डिजीज़ होता है, उस पर इन्होंने काम किया और इसी वजह से ये प्रसिद्ध भी हैं, यानी कि जाने जाते हैं। ठीक है,
तो अब इनकी हिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भी देखिए, इन्होंने लाहौर से 1914 में एमएससी की थी। 1915 में वे आगरा कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। क्या नियुक्ति है? सहायक प्रोफेसर। एसआर कश्यप के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी लाहौर के कॉलेज, राजकीय कॉलेज में जो है कि अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरू किया था। अब ये इन्होंने कहाँ किया? वे आगरा कॉलेज में, कहाँ पे? आगरा कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्त किए गए। ठीक है। 1920 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ उन्होंने अनाजों के काले कीट के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल्स खोज की। फिर 1922 में उन्होंने वहाँ से, सॉरी यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक है, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किसकी? पीएचडी की। फिर 1923 में वे आगरा कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के विभाग में प्रोफेसर बने तथा काफ़ी समय तक इस कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। अब 1941 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। भारत में गेहूं के काले कीट संबंधी खोजों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कीट के संक्रमण के केंद्र उत्तर भारत में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में नीलगिरी एवं पुलनेस पहाड़ियों से बारबेरी पौधों से आने वाले यूरेडोस्योर, ठीक है, ये हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, किससे रिलेटेड? केसी मेहता से। इन्होंने किस पे काम किया था? अनाजों के काले, जो इसका रोग होता है ब्लैक रस्ट का जो रोग होता है, सॉरी, वो काले कीट के बारे में इन्होंने काम किया था और इनकी खोजों के लिए ही हम इन्हें जानते हैं। तो इन्होंने इनकी और क्या मतलब अचीवमेंट रही है, ये 1939 में भारतीय वनस्पतिक संस्था यानी कि इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी की ये सभापति भी रहे हैं। तो ये इनकी जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ से हुई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। इन्होंने ब्लैक रस्ट ऑफ सीरियल्स पे भी काम किया। उन्होंने वहाँ जाकर फिर यहाँ भारत आए तो उन्होंने वीट पे काम किया। ठीक है। अब हम बात करते हैं पी महेश्वरी की। किसकी बात करेंगे? पी महेश्वरी की। इन्होंने क्या काम किया? तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो उनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, विश्व में श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में स्वीकारी जाती है। प्रोफेसर महेश्वरी का जन्म 1904 में जयपुर में हुआ यानी कि राजस्थान में। तो उन्होंने 1927 में एमएससी की एवं 1931 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कौन रिलेटेड है? महेश्वरी जी रिलेटेड हैं। तो 1930 में वे आगरा कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है। बाद में इन्होंने जो प्राध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है। बाद में वह इलाहाबाद में ही 1937 से 1939 एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में 1939 में ही ये कहाँ के ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व अध्यक्ष चुने गए। तो इनका जो रिलेशन है वो तीन हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से है, इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय से, जो कि कहाँ पे है? बंगाल में है। तो 1949 में देखिए, अभी ये दिल्ली विश्वविद्यालय से भी रिलेटेड है, वहाँ पे भी वे प्रोफेसर और अध्यक्ष बने। तो इनकी मृत्यु कब हुई? वो हुई 1966 में। तो वे 1951 में भारतीय वनस्पतिक संस्था यानी कि इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। वे आकृति विज्ञान यानी कि फाइटोमॉर्फोलॉजी नामक वनस्पति विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक भी रहे। क्या रहे? एडिटर भी रहे। ठीक है। तो अपने जीवन के अंतिम भाग में उनकी रुचि प्रयोगात्मक भ्रूण विज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी की ओर गई। उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी 1963 में एफआरएस की उपाधि से अलंकृत किया गया। ठीक है। देखिए, ये सब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, इनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा की। तो डॉक्टर अरुण शर्मा भी कहाँ से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं कोलकाता से। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ वो 1924 में हुआ। उन्होंने 1955 में कोलकाता विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि प्राप्त की। उनके कार्य क्षेत्र में कोशा विज्ञान रहा। कोशा विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। ठीक है। इन्होंने साइटोजेनेटिक्स और कोशा रसायन यानी कि सेल केमिस्ट्री पे भी काम किया है। ठीक है। गुणसूत्र के शारीरिक एवं रासायनिक अध्ययन के नए तरीकों की इन्होंने खोज की। वे विशेष रूप से इसी के लिए जाने जाते भी हैं यानी कि प्रसिद्ध भी हैं। उन्होंने पुनरावर्ती डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए की ओरेसीन पट्टी के अध्ययन की नई पद्धति की खोज की। किसकी?
इन्होंने, तो अगर हम अरुण शर्मा की बात करें तो वो स्पेशली किससे रिलेटेड हैं, वो साइटोलॉजी से रिलेटेड है। इन्होंने सेल पे ही काम किया है, जो अपना काम किया है। देखिए, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पुनरावर्ती डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए की ओरेसिन पट्टी, इन्होंने क्या किया, पुनरावर्ती डीएनए यानी कि रिपीटेटिव डीएनए की ओरेसिन पट्टी के अध्ययन की नई पद्धति की उन्होंने खोज की। ठीक है, उन्होंने कोसा विभेदन के संदर्भ में गुणसूत्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया, उनकी गतिकी यानी डायनेमिक डीएनए की विचारधारा प्रस्तुत की। उनकी खोजों से भी यह सिद्ध हुआ कि गुणसूत्र की रासायनिक संरचना नए अंगों के विकास यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस, विभिन्नता यानी कि डिफ्रेंशिएशन तथा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के समय बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि जो भी गुणसूत्र रासायनिक संरचना के लिए या फिर नए अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो प्रजनन के समय उनमें जो है कि डिफ्रेंशिएशन तथा क्या ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है उसकी विचारधारा इन्होंने दी। उन्होंने इन सब के बारे में बताया हम सभी को। तो ये कहाँ इन्होंने अध्यापन कार्य कहाँ किया, कोलकाता विश्वविद्यालय पे, यानी कि इन्होंने टीचिंग की। वे विज्ञान संबंधी सोसाइटीज़ के सदस्य व प्रधान भी रहे। वे 1981 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रधान भी रहे। उन्हें भारत सरकार 1983 में सम्मानित भी किया गया। वे G15 देशों के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ जीन बैंक इंडिया के 1992 में अध्यक्ष भी रहे। तो G15 देशों की जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है ऑफ जीन बैंक, उसके ये अध्यक्ष भी रहे इंडिया की तरफ से 1992 में। कब, 1992 में। अब हम बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगेन ही इज़ अ वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट स्वामीनाथन, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब वर्ल्ड लेवल पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड अगर हम फादर की बात करें तो वो कौन है, वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इन दोनों पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। आपकी ये टिप ऑफ टंग होने चाहिए कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहे जाते हैं वो कौन है, और इंडिया के लेवल पे जो हैं वो कौन है। तो यस, ही इज़ अ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कुंभकोणम यानी कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहाँ से आपके कौन थे, यस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वहाँ से रिलेट करते हैं, तमिलनाडु से। ठीक है, अब हम बात करते हैं वे कहाँ से रिलेट होते हैं, वो रिलेट करते हैं रामेश्वरम से। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की। तो 1952 में उन्होंने जो है कि अपनी PhD की उपाधि प्रदान की गई, मतलब उन्हें मिली। अब उन्हें क्या और भी क्या मतलब क्या क्या उपाधियाँ प्राप्त हुई है उसके बारे में बात की। इन्हें जो है 33 विश्वविद्यालयों से DSc की उपाधि दी गई है या फिर प्रदान की गई है। जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है, अनुवांशिकी से, कोशा अनुवांशिकी से तथा पादप प्रजनन विज्ञान से है। किससे, पादप प्रजनन विज्ञान यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। भारत में कृषि प्रोन्नत करने वाले वैज्ञानिकों में उनका प्रमुख स्थान है, यानी कि इनका जो प्लेस है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट ये माने जाते हैं इंडिया में, बॉटनिस्ट के अगर लेवल की अगर हम बात करें तो 1966 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के निदेशक भी बने। ठीक है, डायरेक्टर यानी कि इस पद पर रहकर उन्होंने कृषि संबंधी अन्य शोध किए और भारत में फसलों की उपज बढ़ाने में किसानों की सहयोग किया। 1972 में वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के निदेशक भी चुने गए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने विभिन्न प्रकार के पौधों पर परमाणु ऊर्जा के प्रभाव का भी जो है कि अध्ययन इन्होंने किया, और वृद्धि और रोग रहित पौधों तथा बीजों की उत्पत्ति का भी इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने अपनी विभिन्न जो है कि खोजों में क्या किया, विभिन्न प्रजातियों की अनुवांशिकी का अध्ययन भी इन्होंने किया है। अब जिससे एक नए प्रकार यानी कि C6 सॉरी ये थोड़ी एडिटिंग मिस्टेक है, आई थिंक मुझे अपनी जो है कि यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। पहले मैं इस एडिटिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ। आई थिंक मुझे ध्यान नहीं रहा है कि इसके आगे आई थिंक मुझे एडिटिंग करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो भले ही इस बार थोड़ा लेट होंगे,
लेकिन आपके लिए पढ़ना बहुत है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। फिर और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए। टेक केयर, बाय बाय एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।